आदाब, आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जिंदगी तो चल रही है, लेकिन ये जिंदगी किस तरह से चल रही है इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि आप सेहतमंद हैं या नहीं। और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी जिस मकसद के लिए आपने जीनी चाहिए थी, क्या उस मकसद में आप कामयाब हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या फिर उस मकासद तक पहुंचने के लिए आप क्या कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं। इसी का नाम है चलती रहेगी ज़िंदगी। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ज़िंदगी के सामने घुटने टेक देते हैं। रमज़ान की अगर हम बात करें तो माह रमज़ान में हम इबादतों में मशगूल रहते हैं। इसके अलावा मकासद जो होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें हम करें, उसमें मसरूफ़ रहें। हालांकि पूरे साल इबादतों का एहतराम होता है, लेकिन कसरत की अगर बात करें तो इसमें इजाफा देखा जाता है माह रमज़ान में। तो हर फर्जंदान तौहीद का यह मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। तो हर तरह के मकसद होते हैं लोगों के। आपके नज़दीक आपका मकसद क्या है, इसे आप बखूबी जानते हैं और कई लोगों से इस हवाले से इजहार ख्याल भी करते हैं। लेकिन इस मकसद के हुसूल के लिए आप क्या जद्दोजहद करते हैं, इस पर भी हम सबको सोचने की ज़रूरत है। तो इस तमाम चीज़ों को आप पाना चाहते हैं अगर, जैसे कि मैंने मकासद का जिक्र किया, तो एफर्ट कितना डालते हैं, यानी कोशिशें कितना करते हैं, ये अहम होता है। अगर किसी को फिटनेस पर ध्यान देना है तो वो कितना एफर्ट डाल रहा है। मकसद तो पता है कि वो फिट रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिशें कितनी कर रहे हैं, ये सबसे अहम बात है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कंसिस्टेंसी, अगर डेली रूटीन में आपकी कंसिस्टेंसी है तो आपको कोई भी आपके मकासद में हुसूल, उस मकासद के हुसूल में पीछे नहीं कर सकता, यानी वो मकसद आपका पूरा हो सकता है। लिहाजा सेहतमंद रहने के टिप्स भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप ऊपर से तो सेहतमंद फील कर रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि बॉडी, यानी आपकी जिस्मानी ताकत इसकी इजाज़त नहीं देती कि आप वो काम कर पाए, तो आप डॉक्टरों से सलाह मशवरा लेते हैं। उससे पहले अगर आपको जानकारी हो पाए तो आप उस तरफ जाते हैं, यानी एहतसाब करते हैं, डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं। लेकिन अगर जानकारी नहीं है, कुछ ऐसे मर्ज होते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, थर्ड फोर्थ स्टेज आ जाते हैं, फिर उसके बाद जानकारी होती है तो लगता है कि हाथ से ये मामला निकल रहा है। तो ऐसे में एक आम इंसान को क्या कुछ करना चाहिए। वैसे तो डॉक्टरों की सलाह ये होती है कि उमूमन जो हेल्दी इंसान होते हैं उन्हें भी रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, लेकिन कई ऐसे डिजीज़ हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। जब किसी का कोई अपना इस डिजीज़ से मुतासिर होता है तो फिर वो डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो ऐसी एक डिजीज़ की बात मैं करूंगी आज, विल्सन डिजीज़ जिसका नाम है। मैं चाहूंगी कि जो डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, क्योंकि आज जो पैनल है वो रूहानियत पर भी मबनी है, साथ ही साथ रोज़ेदारों के हवाले से भी बातचीत हमारी होगी। दो विंडो में दो खास मेहमानों को आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब हैं जो कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। डॉक्टर सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन के। आपका इस्तकबाल और अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये इशफाक कावा हैं और आप सिंगर हैं। तो सूफी सिंगिंग की अगर हम बात करें, और अगर क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो सूफी संतों का और मुनियों का मुल्क है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप दरगाह की ज़ियारत करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से सूफिज़म और सूफ़ी जो गाने होते हैं, नगमे होते हैं, वो लोगों को अपने करीब करते हैं और एक लौ जगाते हैं और खुदा और इंसान के बीच का जो रिश्ता होता है उसे पुख्ता करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कहें कि रोशनी बिखेरते हैं। ये गलत नहीं होगा। तो इसलिए आज हम इशफाक कावा को मदू कर रहे हैं, जिन्हें आप इस वक्त देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो उनसे हम कुछ रूहानियत के नगमे सुनेंगे ताकि आप लुत्फानंदोज़ भी हो सके और जुड़ सके अपने मालिक हकीकी से। और साथ ही उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस सफ़र की शुरुआत उन्होंने कहाँ से की। आपका भी इस्तकबाल करते हैं इशफाक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू को। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, मैं आपसे आऊंगी विल्सन डिजीज के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि किस हद तक खतरनाक बीमारी है और क्या बीमारी है, क्योंकि जब ये डिजीज किसी को हुई है तब पता चल पाता है कि डिजीज है, वरना हम जैसे लोगों को तो पता भी नहीं था कि ये डिजीज क्या है। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी, तफसील जानना चाहूंगी। उससे पहले मैं चाहूंगी कि इशफाक कावा, आप ये बताएं कि इस फील्ड में आप क्यों आए और आपने सिंगिंग को ही क्यों चुना। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे हुनर हमने देखे हैं, तो क्या आपने रिवायती मौसीकी को फरोग देने के लिए ये कदम उठाया है, या फिर
आप ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो रिवायत रही है और जो तारीख रही है वो आप अपने नगमों के जरिए उसे बयान करें। क्या है आपका एम, मकसद क्या है? बिल्कुल, पहले तो न्यूज़ 18 और आप सबों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने आज इस रमज़ान में लोगों से मुखातिब होने की एक मौका दिया आप सबों ने। तो अगर इस चीज़ की बात करें, पहले तो मैं अपना बताऊंगा। मैं रहता हूँ संभल शादीपुरा में, कश्मीर में एक जगह है श्रीनगर से ये कोई 10 किलोमीटर दूर। तो अगर मैं इस चीज़ की बात करूं कि म्यूजिक ही फील्ड क्यों मैंने चुना, बिकॉज कुछ चीजें जो होती है अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह हर एक इंसान को कोई ना कोई सलाहियत देता ही है। तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज थी जो उन्होंने मुझे बख्शी है इस नियामत की शक्ल में। तो ये जो चीज है, हर एक इंसान के पास तो कोई टैलेंट तो होता ही है, बट पहचानने में ही देर होती है कि तो आपने कब कोई पहचानता है। तो बिल्कुल ये चीज सही है कि जब मेरा स्कूल जब चल रहा था, तो उस दौरान मॉर्निंग असेंबलीज होती थी स्कूल में। तो तब मुझे इनवाइट किया जाता था मॉर्निंग असेंबली पे कि इशफाक साहब आप आइए, आप कुछ अपनी आवाज में सुनाइए। हाँ। तो उस टाइम मैं नात पढ़ता था और आज भी पढ़ता हूँ माशाल्लाह। तो उस चीज से मतलब अंदर एक चीज होता है कि इंसान कभी कभी इन चीजों से डरता है। बहुत सारे लोग आपके सामने होते हो और आप डरते हो। तो वो चीज उस चीज से दूर हुआ कि स्कूल में ये चीज जब उठाते थे मॉर्निंग असेंबली पे, तो ये चीज दूर हुआ। और यानी जो हिचकिचाहट थी वो दूर हुई कि कोई क्या सोचेगा, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आया। अच्छा, मॉर्निंग असेंबली की आपने बात कही, तो बाज स्कूल ऐसे ही जहां पर लप्पे आती भी पढ़ाई जाती है, मतलब मॉर्निंग असेंबली का हिस्सा होती है। अगर आपने लप्पे आती को गुनगुनाया हो तो मैं चाहती हूँ कि उस दिनों को भी याद करें और आज इस दुआ को भी आज हमारे नाज़रीन के सामने सबसे पहले पेश करें। फिर उसके बाद बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा और उसके बाद मैं अब मोहसिन वली का भी रुख करूंगी। बिल्कुल, अभी उतना भी याद नहीं है मुझे, बट 2 से 3 लाइन मेरे ख्याल में सभी बच्चों को याद रहती है। बिल्कुल, ये तो उस टाइम हमें पढ़ाया जाता था मॉर्निंग असेंबली पे। तो 1-2 लाइनें आप सबों के लिए, जितने भी देखने वाले हैं। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। थैंक यू। और ये इसके जो लिरिक्स हैं, इसके बारे में जब हम बड़े हुए तब हमें पता चल पाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसकी माने, इसकी मानवियत, इसकी गहराई में जाएंगे तब समझ में आया कि अच्छा हम स्कूल में क्या गुनगुनाते थे, क्या पढ़ा करते थे। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, यानी जिंदगी ऐसी हो जो शम्मा की तरह रोशन हो और उस रोशनी से दूसरे भी मुनव्वर दिखाई दे। तो इसका मतलब कितना गहरा है। मोहसिन वली साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपके तालिब इल्मी के दौर में क्या आप भी इस नगमे को गुनगुनाया करते थे, और फिर उस वक्त आपको भी नहीं पता चला होगा कि इसकी माने कितनी गहराई तक हैं और कितनी मानवियत वाला ये नगमा है, जिसे मॉर्निंग असेंबली में भी शामिल किया गया। कुछ शेयर करेंगे आप अपना किस्सा? स्कूल में ऑफिशियली और हमारे यहाँ उर्दू का क्लास जो लेते थे हमारे टीचर रहमानी साहब, वो बड़े स्ट्रिक्ट थे जी। और वो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने बगैर कापे हाजिर हो जाए। और ये एक एक चीज, पूरी किताब उन्होंने, उसका नाम था बहारिस्तान उर्दू, और उसमें पहला चैप्टर था लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा सी सूरत हो खुदाया मेरी। और ये इकबाल की नज़म उन्होंने कह के इसको पढ़ाया था। और जो लड़का है उसको ठीक से याद नहीं करता था, उसको वो कहते थे
के हाथ ऐसे घुमाते थे और कहते थे इतनी जोर से लगेगा कि पेड़ पे बैठी हुई चिड़ी उड़ जाएगी। तो हम लोगों को बहुत ही सख्ती के और बहुत ही ऐसे माहौल में उर्दू पढ़ाई जाती थी जिसमें हम जरा भी उसमें कोताही नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक ही पीरियड होता था उनका, बाकी जो रेगुलर पीरियड्स होते थे उसके अलावा, और ये लैंग्वेज का पीरियड बहुत सीरियसली लड़के नहीं लेते थे, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने हमको सबको उर्दू का, उन्होंने ग्रामर बहुत अच्छी पढ़ाई, लिखाई पे बहुत जोर देते थे, सफाई हो हैंड राइटिंग में, खुशखत जिसको कहते हैं, सुदेख हिंदी में कहते हैं, कर्सिव राइटिंग कहते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई। तो और हमारे घर पे भी उर्दू को तख्ती पे लिखवाया जाता था उन दिनों में, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। और ये सब चीजें उर्दू की जबान जो पढ़ाई जाती थी बहुत मोहब्बत से पढ़ाई जाती थी, कोई प्रेशर नहीं लेते थे मास्टर लोग इसका। और स्कूल में एक बहुत अच्छा कॉर्डियल माहौल होता था। संस्कृत वाले संस्कृत भी पढ़ते थे, उर्दू वाले उर्दू पढ़ते थे, और दोनों में मार्किंग का कंपटीशन होता था, क्योंकि संस्कृत में 10 में से 10 नंबर आते थे, लेकिन उर्दू में 10 में से 7 से ज्यादा नहीं आते थे, तो हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो ये बहुत सी चीजें बट याद है मुझे उस जमाने की, और उन मास्टर साहब का ये कहना कि चिड़िया उड़ जाएंगी, ये बहुत जबरदस्त उनका वो था। यही वजह है कि उस वक्त जो पढ़े हुए लोग हैं, उस वक्त का जो एरा रहा है, वो अपने टीचर्स को, असातिज़ा को याद करते हैं। तो जैसे आप खुश हो रहे हैं, ऐसे आज भी तमाम लोग खुश होते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में हमने देखा है कि स्ट्रेस नहीं होने की आपने बात कही, तो बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं उसके बाद स्ट्रेसफुल वो नजर आते हैं, चेहरा देखकर ही ऐसे वालिदैन पहचान जाते हैं कि आखिर इनको क्या हुआ। और इसी के नतीजे हम देखते हैं कि बुलिंग के कई सारे केसेस होते हैं और बच्चा सुसाइड करने तक भी पहुंच जाता है। तो ये माहौल जो है वो चेंज हुआ है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं और इस माहौल से कैसे निकलने की जरूरत है इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से सना वारिस, आपकी खिदमत में डॉक्टर साहब से आपकी वसातत से जी अपनी सेहत के बारे में कुछ पूछना चाहता था। डॉक्टर मोहसिन बिल्कुल पूछ सकते हैं, डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल शुक्रिया, अल्फाज नहीं है शुक्रिया बजा लाने के लिए। डॉक्टर साहब, आपकी खिदमत में मेरा पाकीज़ा और खुलूस भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कबूल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाएं। डॉक्टर साहब, मैं मुख्तसर सा सवाल पूछना चाहता हूं आपका वक्त जाया किए बगैर, कि मैं डायबिटिक का पेशेंट हूं। अल्लाह का करम है, मैंने परहेजी से अपने डायबिटिक को कंट्रोल में रखा है, लेकिन बहुत शुगर चीजें जो मैंने बिल्कुल तर्क की है, तो समझो ना के बराबर है। 110 115 रहता है फास्टिंग में, बाद में 140 तक रहता है, क्योंकि मैं सख्त किस्म का परहेजी आदमी हूं। आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, क्या इफ्तार के वक्त खजूर हम ले सकते हैं? बस ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर कहते हैं जिसमें नेचुरल शुगर हो वो तो तकलीफदेह नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट इसका मानना है नहीं, जिस भी चीज में शुगर हो, चाहे नेचुरल हो चाहे एडिड हो, तो वो हम नहीं ले सकते हैं। अब आपसे मैं इसके बारे में आपकी राय दरिया। आपने नाम नहीं बताया पर मैंने कहा मेरा नाम इस्लाम अनंतनाग कश्मीर से ज़हूर अहमद है। ज़हूर अहमद, ठीक है साहब। अभी आप अगर टीवी भी देख रहे होंगे म्यूट करके, तो आप मोहसिन वली साहब को देखिए और सुनिए भी। हाँ, मैं तो डॉक्टर मोहसिन वली साहब को देखता हूँ। हाँ, अभी आपने खजूर का नाम लिया, खजूर उनके हाथों में भी है। हाँ। ये आजकल मैं खजूरें बांटता भी हूँ मरीजों को, और मुझे कहता हूँ डायबिटीज में खा सकते हैं, नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा दरियाफत गुजारिश, पूछने में बड़ों के साथ पूछा नहीं जाता है। जी बिल्कुल, और आपकी गुजारिश को उन्होंने माना, उन्होंने बताया और दिखाया भी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल शुगर होती है, तो कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं करेगा। और ज्यादा 20-25 ना खाएं, 20-25 ना खाएं। खजूर 2-4 ही खाई जाती हैं, छोटी हो तो, और बड़ी होती हैं तो 2-3 खाई जाती हैं, तो ज्यादा ना खाएं और मॉडरेशन के साथ खाएं। खजूर बहुत अच्छा फल है, और ये रेत में उगता है और बगैर पानी के उगता है, और देखिए कुदरत इसमें मिठास भरती है और पानी भी भरती है। जी, ये कुदरत है। अच्छा, कुदरत की जब हम बात करते हैं तो कुदरत से लौ लगाने के लिए लोग मौसीकी का भी सहारा लेते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इशफाक साहब आप कुछ गुनगुनाएं। जी बिल्कुल, आपकी अपने लिस्ट से, फहरिस्त से कुछ निकालें।
बिल्कुल। मैं जब मॉर्निंग असेंबली होती थी तो ये एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो तब मैं एक नाद जो है मतलब बहुत ज्यादा पढ़ता था। एक बिल्कुल। सेकंड। इशफाक साहब आप दिखाई नहीं दे रहे, शायद वीडियो आपका ऑफ। हाँ अभी दिख रहा है, यस बोलिए। हाँ बिल्कुल। तो एक नात में पढ़ता था बहुत ज्यादा। उवैस रजा कादरी साहब उसको बहुत ज्यादा पढ़ते थे, तो मैं भी बचपन में इस नात को पढ़ता था। तो वो दो लाइनें आप सबकी खिदमत में। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दीन, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद ओ सलाम, हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दीन, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद ओ सलाम, ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दीन, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद ओ सलाम। दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, फंस ना जाऊं कयामत में मौला कहीं, फंस ना जाऊं कयामत में मौला कहीं, ऐ शफी ऐ उमम लाज रखना तुम्ही, ऐ शफी ऐ उमम लाज रखना तुम्ही, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद ओ सलाम, हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दीन, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद ओ सलाम। थैंक यू। वाह क्या बात है। मौसीकी, नात, ये तमाम नगमे, नज्म, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये शीरीनी भरी आवाज़ को ऐसे ही सुनते रहें। जब आप कहीं सफ़र में होते हैं तो सुन रहे होते हैं। आज हम स्टूडियो में बैठ के इसे सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब ये नात शरीफ हम सबके सामने पेश करने के लिए। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, मैं आपके साथ वही सवाल मैं करना चाहूँगी जो मैंने शुरुआत में कहा था कि विल्सन डिजीज़ आखिर है क्या? हाँ, ये विल्सन डिजीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कॉपर का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ा जाता है। तो कॉपर हमारी बॉडी में होता है और वो जाता रहता है, निकलता रहता है। आपको ध्यान होगा पहले हम लोग कॉपर के बर्तनों में भी पानी पीते थे, खाना खाते थे जी। तो वो कॉपर जाता था और बदन के लिए बहुत मुफीद होता है कॉपर, खासतौर से खून के बनने के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए। और जो लोगों को राशा वगैरह हो जाता है, जो जिनका मुंह ऐसे ऐसे हिलने लगता है, हाथ ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं, बोलने नहीं लगते हैं, तो उनको भी ये कॉपर से मुताल्लिक बीमारी होती है जिसके कुछ सिम्टम्स विल्सन डिजीज में भी होते हैं। तो ये खास तौर से कॉपर की बीमारी है और कॉपर जिसमें से नहीं निकलता है बदन में, लीवर में जमा होने लगता है और इसका जो एंजाइम होता है जो कॉपर को डाइजेस्ट करता है, सेरोप्लाज्म में उसकी कमी होती है जी। और ये बचपन से लेके बड़ी उम्र तक डायग्नोस हो सकती है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इसका नाम है विल्सन्स डिजीज। इसमें लीवर और तिल्ली बढ़ जाती है और इसमें आँख के अंदर भी कुछ रिंग्स बन जाते हैं जिसको हम केसनर फ्लैशनर रिंग्स कहते हैं, जो स्लिट लैंप होता है, स्लिट लैंप से देखे जाते हैं। खास तौर से अगर हम इसको समझना चाहें तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कॉपर ही मेन प्लेयर होता है जी। और कॉपर का बदन से निकलने का जो निज़ाम है वो कमी हो जाती है उसमें, और कॉपर बदन के मुख्तलिफ हिस्सों में यहाँ सिम्टम्स आपने बताएं। अगर एज की बात करें तो
किस एज वालों को ये इफेक्ट करता है? कि आपने तो कहा जेनेटिक होता है, तो जाहिर सी बात है जेनेटिक होता है। ये तो इसका पता करीब 12 से 23 साल की उम्र में डायग्नोस होता है ये। हाँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसमें हमें इसका पता लगता तो इसका है। इलाज है? 12 से 23 साल इलाज है जी। जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कॉपर को बाइंड कर लेते हैं, जी, उसके जरिए से हम कॉपर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं बशर्ते इसकी डायग्नोसिस हो जाए। लेकिन एडवांस जो स्टेज होती है उसमें जब पेशेंट पहुंच जाता है तो उसको लीवर डैमेज हो जाता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। और उसमें हम लीवर को ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि वो ट्रांसप्लांटेड लीवर में भी ये बीमारी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड से वो दूसरे लीवर में भी जाके तो ये तो बहुत खतरनाक बीमारी हो गई फिर तो। अनफॉर्चुनेट बीमारी है। और बहुत इसमें यही अच्छी बात है कि ये कई लाख लोगों में से एक होती है। ज्यादा लोगों को होती नहीं ना, लोगों को पता नहीं है इस बारे में। तो मैंने सुना कहीं इस बीमारी के बारे में, तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपसे पूछना चाहिए कि अगर ये बहुत सारे लोगों को होती नहीं, किसी एक को होती है, लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जैसा कि आपने 12 से 25 साल की उम्र के बीच आपने कहा कि डायग्नोज होता है, तो उस वक्त तो बच्चा ग्रो कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत से हम लोग मिस कर देते हैं, ये डायग्नोस नहीं हो पाती। इतनी रेयर बीमारी है कि ये डायग्नोस नहीं हो पाती है। यानी डायग्नोज होना भी बड़ी चुनौती है। अगर किसी डायग्नोज हो गया तो ये बहुत बड़ी उनके लिए अच्छी बात है। अच्छी बात है। और फिर हम उनको कॉपर बाइंडिंग एजेंट जो होता है वो दे देते हैं। तो ये दवा क्या मतलब कुछ वक्त के लिए खानी होती है उन्हें, या फिर उन बच्चों को, या कुछ में इसका देखिए हर बीमारी का एक पैटर्न होता है। जैसे कि 7 रंगों वाली हमारी रेनबो होती है, हर बीमारी के वही स्टेप्स होते हैं। कितनी शदीद है किस में, कोई रेनबो के कौन से कलर में हम बिलोंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स। तो ये बस किस्मत की बात होती है। जिन लोगों में माइल्ड होता है उनमें ये जल्दी इसको इजाला हो जाता है इसका चिलेटिंग एजेंट से। कुछ लोगों में लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है तो कामयाब रहा जी। लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी ये बीमारी हो जाएगी जो लीवर हम लगाएंगे। और इसमें हम यूरिन के जरिए डायग्नोस कर सकते हैं और ब्लड के जरिए। और वो जो मैंने रिंग्स बताए हैं आंख के अंदर जो घेरा एक बन जाता है, वाइट जो कॉर्निया होती है उसमें, जैसे मेरे कंप्यूटर में आपका न्यूज़ 18 का एक घेरा आ रहा है, साइन आ रहा है, इसी तरह से वो आंख की जो कॉर्निया होती है उसमें ये डेस्मेक्स मेम्ब्रेन एक होती है, उसमें ये इन्फिल्ट्रेट कर जाता है। तो इससे मतलब आंख की रोशनी पर भी असर पड़ता होगा? मतलब रोशनी पर ज्यादा नहीं पड़ता। ये कॉर्निया में चूंकि पेरिफ्री में होता है जी, ये लेंस की पेरिफ्री होती है जैसे कैमरे की, अगर उसके उस पर वो होता है। इसके अलावा कई और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी इस ताल्लुक से ही। इशफाक साहब का रुख कर लूं। इशफाक साहब, आपसे मैंने सवाल किया था, उस पर हमारी बात नहीं हो पाई कि आपने शुरुआत में बताया कि आप मॉर्निंग असेंबलीज में गाया करते थे, पढ़ा करते थे नज़्में। उस वक्त से आपको ये चाह शायद जगी, ये जो जज्बा है वहीं से परवान चढ़ना शुरू हुआ। फिर उसके बाद आपको कब लगा कि आप महफिलों में भी गुनगुनाएं और आप सिंगर के तौर पर जाने जाएं? बेसिकली प्रोफेशनली ये इस तरफ आपने कब कदम बढ़ाया? जी बिल्कुल, लगभग 2017 में मैंने प्रोफेशनली गाना स्टार्ट किया। उसकी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले यहाँ पर टैलेंट तो बहुत है कश्मीर में, बट प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा कमी थी जी। तो प्लेटफॉर्म उस टाइम एप्लीकेशंस आती थी, कुछ एप्लीकेशन थी ऐसी, तो फोन से फिर हम उसमें ऐसे ही फोन से गाते थे। तो मैं जब गाता था, हिंदी गाने में गाता था, मतलब उतने ज्यादा भी लोग नहीं देखते थे जी। मैं ये चीज सोचता था कि मुझे शायद मेरे पास टैलेंट कम है, लोग नहीं देखते हैं, या मतलब कुछ आता है दिमाग में, इंसान बहुत चीजें सोचता है। शुरुआत में लगता है कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, उसका आउटकम हमें मिल नहीं रहा है, हो नहीं, बिल्कुल हो नहीं रहा है। तो उस टाइम मैंने एक चीज किया था कि फिर यहाँ से कश्मीरी गाने मतलब सिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था, और वो आते थे जब एप्लीकेशंस पे आते थे, वो हिंदी गाने थे,
तो मैंने एक चीज किया था कि मैंने उन्हीं गानों का ट्रांसलेट किया। यानी अपने तो उनमें से lyrics कोई मैंने ट्रांसलेट लिखी थी। किया हुआ कश्मीरी जबान में गाना गुनगुना भी दीजिए। आखिर में मैं चाहूंगी कि कश्मीरी जो व्यूअर्स हैं उन्हें कश्मीरी जबान में ट्रांसलेट किया हुआ गाना आपका सुनने को मिले, या नज्म जो भी तो आपने बिल्कुल ट्रांसलेट पहले एक दो बातें मैं इसके रिलेटेड बताऊंगा। जी। तो फिर मैंने एक गाना चुना था, चन्ना मेरिया उस गाने का नाम था। मैंने उसका ट्रांसलेट किया। जो ही मैंने ट्रांसलेट इस गाने का किया, प्लेटफॉर्म पे आपने डाला, तो दिन में जितने भी सोशल मीडियाज मतलब पेज थे कश्मीर के, जी। सबों ने मतलब इस वीडियो को शेयर किया और बहुत ज्यादा ये शेयर हो गया। तो उस चीज से मुझे बूस्ट मिला, नहीं अब मुझे कुछ करना चाहिए। अगर इतना बूस्ट मिल रहा है लोगों की तरफ से, लोग देखना चाहते, तो मैं इस चीज को आगे ले जाऊं। तो उसके बाद आगे जाके ये कारवां चलता रहा। मैं आपके सामने हूँ। तो ये चीजें है। आपको तो ट्रांसलेट की हुई कुछ 2 लाइनें कश्मीरी में जाते जाते। बिल्कुल, ये गाना एक है और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है ये गाना। इसी पे है, मतलब ये गाना जो है अच्छा चलता हूँ, ये तो नहीं, आप नहीं बताते तो मैं सोचती कि अच्छा मैं समझ पा रही हूँ नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन आपने पहले ही बता दिया। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज है कि अच्छा नेर दुआवन मज़्याद थर्जी में जिक्र ज़बान पे हमेशा थर्जी दिल किन सुंदूकन मज़म यानी असले काम थर्जी चिट्ठन तारन मंच मेनी सलामत थर्जी अन्य गुट चो मी रोट नाम्यों प्रजुलन तारुक जानी ना वो मैं को नानी यारा हो यारा। क्या बात है। कई और नगमे हम ट्रांसलेट किए हुए आपके आप जरिए सुनते। देखिए क्लैपिंग भी कर रहे हैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब। इशफाक साहब, जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आप जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ कहिएगा, डॉक्टर मोहसिन वली के लिए कमेंट बॉक्स में। मैं भी देखूंगी कि आपने क्या कुछ कहा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मोहसिन वली साहब, आपसे विल्सन डिजीज पर मैं और बातचीत करूंगी अगले एपिसोड में जब हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इस वक्त इजाजत नहीं देता, हमें इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।